हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बीपीएससी 133 के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। ठीक है, यानी कि दिसंबर 2024 के आप एग्जाम दे रहे हो या उसके बाद कभी भी दे रहे हो तो ये क्वेश्चंस आते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तुलनात्मक सरकार और राजनीति आपकी बुक का नाम होगा, उसी से हम यहाँ पे क्वेश्चंस लेने वाले हैं। और मैं आपको आपका क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ, एक बार आंसर्स भी लिखे हैं मैंने साथ साथ में। तो ये क्वेश्चन पेपर है आपका 100 मार्क्स का, 3 घंटे 400 शब्द, 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे आपको लगभग 10 क्वेश्चन मिलते हैं और डिपेंड करता है, कभी कभी 8 भी मिल जाते हैं। तो ठीक है, आपको 5 करने हैं, कहने का मतलब ये है। वो बाकी आपको पता ही है, थोड़ा बहुत चीज़ें जो होती है। पहला क्वेश्चन देखो, आप कह रहा है कि वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में 20वीं सदी में तुलनात्मक राजनीति के विकास का पता लगाइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिकली ये तुलनात्मक राजनीति का विकास कैसे होता है वो पूछ रहा है। ठीक है, कैसे हुआ उसके बारे में आपसे पूछ रहा है। बस ये कह रहा है कि बस ये जो वैश्वीकरण है इसको आपको अपने ध्यान में रखना है। बाकी अभी आप इसको लीव करो, वैश्वीकरण को हम बात करेंगे सिर्फ तुलनात्मक राजनीति के बारे में। ठीक है, तो मैंने फ्लो चार्ट में आंसर लिखे हैं, अगर आपको मन करता है तो आप भी ऐसे लिख सकते हो, लेकिन आपको इनको इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, ताकि आपके 4 से 5 पेज भर जाए एक क्वेश्चन के लिए, तो आपको इन्हें एक्सप्लेन देना पड़ेगा एग्जाम में जाके। ऐसे क्यों लिखे हैं मैंने, पूरे लिख देते। ऐसा लिखने का मतलब ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा नॉलेज हो जाए चीज़ों के बारे में, क्योंकि पॉइंट्स में हम याद रखते हैं, रख पाते हैं। ठीक है, और वैसे ही एग्जाम के आधे घंटे पहले तक अगर वीडियो को देखोगे आप एक बार, देखिए अब ये आप देख रहे हो। ठीक है, अगर आप एग्जाम के आधे घंटे पहले ही बैठ के देख रहे हो वीडियो को, 10 मिनट की 20 मिनट की होगी मुश्किल से, तो भी आपका काम हो जाएगा, आपको ये जो भी पॉइंट्स है याद रह जाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहला जो मैंने पॉइंट बनाया है कि भाई, औपचारिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक व्यवहार तक, बेसिकली किसी भी सरकार का जब आप राजनीतिक तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, इसका होता है तुलनात्मक अध्ययन। तुलनात्मक अध्ययन बेसिकली हम कंपेयर करते हैं दो पार्टियों को साथ में। ठीक है, जैसे कि दो बच्चों को करते हैं ना कंपेयर, कि भाई तू ऐसा है तू वैसा है, उसी को कहते हैं कंपैरिजन करना। बेसिकली बहुत ही इजी से कॉन्सेप्ट होता है, दो बच्चों के बीच में कंपैरिजन होता है कि भाई तू इसमें अच्छा है तो इसमें अच्छा है, ऐसे करके। जब आपको नंबर मिलते हैं एग्जाम में तो आपका कंपेयर ही हो रहा होता है वहाँ पे, क्योंकि आपको कम नंबर मिलेंगे किसी से या किसी से ज़्यादा मिल जाएंगे। तो ये कंपैरिजन आपको देखने को मिलता है हर जगह पे। वैसे ही दो देशों के बीच में जो राजनीति काम करती है, जो पॉलिटिक्स चलती है, उसमें भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था है, तो उसकी जो एक सिस्टम है वो अलग है साम्यवादी व्यवस्था से। ठीक है, और जो इंडिया है, इंडिया में तो आपको मिश्रित व्यवस्था देखने को मिलती है, पूंजीवाद का भी कुछ पार्ट है और साम्यवाद का भी कुछ पार्ट है। तो तीनों जो व्यवस्था है ये अलग अलग काम कर दिया अपने हिसाब से। ठीक है, तो औपचारिक संस्थाओं से लेकर राजनीतिक व्यवहार तक, बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो औपचारिक संस्था होती है जैसे कि ऑफिस है वगैरह वगैरह चीजें हैं, उन सभी का आपको एक टोटल ओवरव्यू मिल जाता है कि कैसी राजनीति चल रही है। ठीक है, किसी भी देश में, कि भाई अगर किसी देश में पूंजीवाद है तो उसका क्या फायदा हो रहा है, औपचारिक व्यवस्थाओं में कैसे काम कर रही है वो, क्या उसका आर्थिक विकास हो पा रहा है, सामाजिक विकास हो रहा है, क्या एजुकेशन में कुछ अच्छा हो रहा है, इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज, पद्धति नवाचार, पद्धतिगत नवाचार, बेसिकली इनोवेशंस वगैरह में जो है ये पता चलता है। देखो कोई भी देश, जैसे कि आप बात करें, हम रशिया को देखते हैं तो रशिया एक साम्यवादी व्यवस्था है। ठीक है, समाजवादी साम्यवादी जो भी कह लो। तो वहाँ पे क्या सिस्टम चलता है कि सरकार ही सब कुछ डिसाइड करती है क्या करना है क्या नहीं करना। अब तो वो भी चेंज हो गया है, वो भी पूंजीवाद की तरफ आ गया है। अभी वहाँ पे आप समझ लो कि 80% साम्यवाद है और 20% वो लोग पूंजीवादी हो गए हैं। ठीक है, रशिया की बात कर रहा हूँ। पहले ऐसा नहीं था, वो पूरी तरीके से 100% थे। बाद में वैश्विक युद्ध हुआ तो उसके बाद इधर करके उन्होंने जो चीज़ों को बदला। ठीक है, फिर कुछ निजी हाथों में, कुछ जो बेसिकली जो कंपनी थी बड़ी बड़ी, उनको तो दे दिया गया ताकि वो अ, सरकार उससे फ्री हो जाए, राइट। लेकिन जब हम देखते हैं पूंजीवाद को, ठीक है, पूंजीवाद में क्या है, सब कुछ नवाचार आपको देखने को मिलता है वहाँ पे। कैसे? क्योंकि सब कुछ प्राइवेट जो कंपनी है उनके हाथों में है, जो प्रॉफिट होता है वो उनके पास होता है, जो लॉस है वो उनके हाथ में जाता है। साम्यवादी में ऐसा नहीं होता है, साम्यवादी में आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सरकार का होगा, अगर लॉस हो रहा है तो सरकार का होगा। ठीक है, और साम्यवादी व्यवस्था में कमी और रहती है कि कोई भी अवार्ड वगैरह या जो प्रोत्साहन है वो नहीं मिलता है ना। हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि भाई पूंजीवाद में तो प्रोत्साहन मिल जाता है आपको, आपको अगर प्रॉफिट हो रहा है तो आपको फायदा होता है उस चीज़ का। लेकिन सरकार की अगर जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर्स हम काम करते हैं, जो लोग मतलब गवर्नमेंट दफ्तरों में काम करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, उनको पता है कुछ सैलरी मिलनी मिलनी है साल के मतलब महीने के एंड तक, तो वो क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं, है ना, आपको पता ही है।
उनको पता है कि भाई सैलरी तो मिल ही जानी है, मैं काम करूँ या ना करूँ। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है, प्राइवेट में बंदे को काम करना पड़ता है तभी उसको सैलरी मिलती है। तो ये एक जो है प्रोत्साहन वाली बात आ जाती है। दूसरी चीज, वैश्वीकरण का प्रभाव, ये भी एक, मैंने ऊपर बताया था आपको कि भाई वैश्वीकरण का कोई याद रखता है, तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिख दिया है वैश्वीकरण के बारे में कि भाई वैश्वीकरण का प्रभाव भी पड़ता है। आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, कैसे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना वैश्वीकरण के बारे में कि भाई अमेरिका में क्या चल रहा है, अमेरिका में कौन सी व्यवस्था है, वो कैसे अलग है इंडिया से, और रशिया में कैसी व्यवस्था है, चाइना में कैसी है, भारत में कैसी है, हम सभी की व्यवस्था एक दूसरे से अलग कैसे है, कैसे बता पा रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि वैश्वीकरण है, मैं उनके बारे में पढ़ पा रहा हूँ। ठीक है, वैश्वीकरण की वजह से, अगर वैश्वीकरण नहीं होता तो मैं कैसे बता पाता आपको, क्योंकि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो इंडिया से बाहर के बारे में मुझे कैसे पता होता कि भाई वहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज हम कैसे बता पाते हैं, क्योंकि हमारे पास वैश्वीकरण व्यवस्था है, क्योंकि आज कोई भी इंफॉर्मेशन है आप इंडिया तक वो पहुंच जाती है ऑटोमेटिकली, बिना वो ना चाहे गवर्नमेंट सरकार न चाहे उस जगह की, लेकिन वो पहुंच जाती है इंटरनेट के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, किस न किस तरीके से वो हम तक आ ही जाती है। ठीक है, और शीत युद्ध से भी हमने बहुत कुछ सीखा है ना, कि भाई कैसे कैसे चीजों को कंपेयर करते हैं कि कोई भी देश, जैसे कि अब रशिया हारा, है ना, यूएसएसआर जो है वो हार गया था, कहे तो बिना युद्ध किए ही हार गया था वो। क्यों? क्योंकि जो व्यवस्था है उसकी कमजोर थी, सब कुछ सरकार के हाथ में, सरकार कहाँ कहाँ तक दिखेगी, है ना। जबकि जो पूंजीवाद था, पूंजीवाद में वो सिर्फ कह रहा है कि जो ट्रम्प है, एक तरीके से मान लो कि ट्रम्प कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपना सरकार चलाऊंगा, मुझे मतलब क्या है कि भाई आपकी कंपनी का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, अपने हिसाब से देखो, है ना। प्रॉफिट हो रहा है तो आपका होगा, लॉस हो रहा है तो वो भी आपका होगा। लेकिन सरकार, जब हम साम्यवाद की बात करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता है, प्रॉफिट भी सरकार का, लॉस भी सरकार का ही होता है। ठीक है, और जो नए मुद्दे हैं उन पे हम ध्यान केंद्रित कर पाते हैं कि नए नए जो टॉपिक्स निकल के आ रहे हैं कि हमें क्या फॉलो करना चाहिए। अब जो पूरा जो विश्व है ना, वो मिश्रित व्यवस्था की ओर जा रहा है। ठीक है, अमेरिका भी कहीं कहीं पे जो है मिश्रित व्यवस्था पे आ रहा है, क्योंकि अमेरिका ने भी लोगों के कल्याण के लिए कुछ अपनी तरफ से भी कुछ काम करने की बात की है कि भाई हम जन कल्याण के लिए कुछ करेंगे, लोगों को बेसिकली बेरोजगारी जो भत्ता मिलता है ना, वो एक तरीके से साम्यवादी व्यवस्था की पहचान है। ठीक है, तो सर वहाँ पे अमेरिका में आपको देखने को मिलता है वो सब। तो अमेरिका अभी थोड़ा थोड़ा सा साम्यवाद की तरफ हुआ हो रहा है, और रशिया जो है वो पूंजीवाद की तरफ हो रहा है। हम तो है ही दोनों तरफ। ठीक है, उसके बाद वैश्वीकरण का प्रभाव, इसी के अंदर दूसरी दूसरी जो पॉइंट है वो यही बनेगी कि भाई समरूपीकरण और विषमीकरण। तो दोनों अलग अलग कैसे हैं, कि भाई कोई देश जैसे कि पूंजीवादी देश है तो वो हमसे कैसे एक है। ठीक है, क्योंकि हमारे देश में भी कुछ ना कुछ डिफरेंस, मतलब कुछ ना कुछ समानता तो है ही ना। हम भी थोड़ा बहुत पूंजीवादी है, अमेरिका तो पूरी तरीके से पूंजीवादी है ही, है ना, वो थोड़ा बहुत चेंज तो हो ही रहा है। और विषमता मतलब कि क्या डिफरेंसेस है हमारे अंदर, डिफरेंसेस क्या है कि भाई हम तो आधे पूंजीवादी है, लेकिन अमेरिका सिर्फ 10% ही पूंजीवादी है, सॉरी साम्यवादी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखते हुए चलना है कि भाई क्या क्या सिस्टम चल रहा है इसमें। और दूसरा पॉइंट बता रहा है कि विचारों और प्रथाओं का प्रसार, बेसिकली वैश्वीकरण से क्या फायदा होता है कि हम विचार भी जो है कर पाते हैं, और जो प्रथाएं हैं लोगों की, रीति रिवाज प्रथाएं जो होती है उसका हम प्रचार कर पाते हैं इंटरनेशनली। क्योंकि देखो, जैसे यूरोपीकरण जो है वो बढ़ता जा रहा है ना, हम उनको फॉलो कर रहे हैं इनडायरेक्टली। अगर आपको नहीं पता है तो हम बेड पे सोते हैं, सोफे पे बैठते हैं, और टेबल पे बैठ के खाना खाते हैं, ये क्या है? यूरोपीयकरण भी तो है। ठीक है, हम उनकी प्रथा जो है, उनकी जो कल्चर है, उसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं है और हमने कर भी लिया है। उसके बाद राष्ट्रीय अभिनेताओं का उदय होता है ऐसे। ठीक है, इंटरनेशनली देखे जाए तो। और आर्थिक अंतर्निर्भरता पैदा होती है एक दूसरे के प्रति। कैसे आर्थिक अंतर्निर्भरता का मतलब, आज इंडिया अपनी बहुत सारी चीजों के लिए बाहर के देशों पे डिपेंड है, जैसे कि चाइना पे डिपेंड है हम लोग फोन के लिए, क्योंकि मोस्टली जो मोबाइल आप यूज करते हो ना, अमेरिका के जो आईफोन है उसको छोड़ के, वो चाइना से ही तो आते हैं, है ना। और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हम बाहर के देशों पे डिपेंड हैं। बिना, अगर जैसे कि पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल के लिए आप कहाँ पे डिपेंड है, हम लोग ज़्यादातर हम पेट्रोल रशिया से परचेज करते हैं, तो रशिया पे हम निर्भर है। और अगर न रशिया का कोई कमी आ जाती है वहाँ पे, कोई लॉस होता है या कोई युद्ध होता है, तो वो हम पे इम्पैक्ट पड़ता है उस चीज़ का ना। तो हम एक दूसरे के प्रति आत्मनिर्भर हो चुके हैं, मतलब कि निर्भरता हमारी पैदा, आत्मनिर्भर कह रहा हूँ, अंतर्निर्भरता हमारी वहाँ पे आ जाती है। ठीक है, हम उस पर डिपेंड हो चुके हैं। ठीक है, उन कंट्रियों पे, कंट्रियों कंट्रियों पे। सेकंड क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन पद्धति से आप क्या समझते हैं? बहुलवादी लोकतांत्रिक शासन पद्धति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, क्या पूछ रहा है ये।
लोकतंत्र तो आपको पता ही है क्या होता है, यानी कि जो आप स्वशासन चुनते हो उसको लोकतंत्र बोलते हैं। और एक होता है बहुलवादी शासन पद्धति, है ना? 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, इनकी विशेषता पूछ रहा है इनडायरेक्टली, ठीक है? पहला तो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, ये बता दो पहले मेरे को, और फिर आप मुझे बताओ कि बहुलवादी शासन पद्धति क्या होती है और उसकी विशेषता बतानी है, ठीक है? तो मैंने क्या किया है, लोकतंत्र को बता दिया कि क्या होता है, ठीक है? कि भई एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव वाली जो व्यवस्था आपको देखने को मिलती है, वो लोकतंत्र के अंदर होती है। और जैसे कि अमेरिका, आपको इमेजिन करना है कि आप अमेरिका को याद करते हुए लोकतंत्र के बारे में लिखोगे, ठीक है? इसमें देखो बहुलवादी, क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि बहुलवादी एक अलग सिस्टम है। बहुलवादी में क्या होता है, यहाँ पे एक से ज़्यादा जो दल है वो आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि भारत है, तो दुनिया भर के दल अलग-अलग राज्यों में, अलग-अलग क्षेत्रों में आपको दल देखने को मिलते हैं। उनको पूरा मौका मिलता है कि वो आ सकते हैं, भई उन पे अगर उन वो इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो डेफ़िनेटली उनको पूरा अधिकार है, ठीक है? लेकिन जो लोकतंत्र है उसमें थोड़ा-सा सिस्टम अलग होता है। लोकतंत्र जैसे कि अमेरिका में आप देखते हो, अमेरिका में सिर्फ़ 2 ही पार्टी होती है ना, आमने-सामने। तीसरी पार्टी को वहाँ पे आने का मौका नहीं मिलता है। बहुत ही मतलब वहाँ पे एक ये अपवाद सा है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों को मौका नहीं मिलता है। 2 ही लोग होते हैं लड़ने वाले, उसके अलावा कोई होता ही नहीं है, ठीक है? जनता के पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं। तो ये एक जो है थोड़ा-सा ड्रॉबैक होता है लोकतंत्र की व्यवस्था का, जैसे कि अमेरिका में है। लेकिन बहुलवाद में ऐसा नहीं होता है, बहुलवाद में आपको एक से ज़्यादा पार्टियों को देखने को मिलता है, ठीक है? बाकी विशेषताएँ बताऊँ तो जो लोकतंत्र है उसकी विशेषता होती है स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, कानून का शासन होता है और नागरिक स्वतंत्रता की सुरक्षा होती है, जवाबदेहिता आपको देखने को मिलती है, पारदर्शिता यानी ट्रांसपेरेंसी आपको देखने को मिलती है। वहीं बहुलवाद के अंदर आपको मजबूत नागरिक समाज देखने को मिलता है, स्वतंत्र मीडिया आपको मिलती है, जीवंत राजनीतिक संस्कृति आपको देखने को मिलती है, ठीक है? यानी कि वोट देने का अधिकार जो आपको मिलता है, पार्टिसिपेशन करना अपनी इलेक्शन में, तो वो भी आपको मिलता है। ऐसे तो अमेरिका में भी होता है, लोकतंत्र में सब जगह ऐसा होता है। बतौर आपको बताना था डिफरेंस थोड़ा-सा, तो मैंने लिख दिया। तीसरा क्वेश्चन है लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों की मुख्य कार्यों का वर्णन कीजिए। तो जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उनका कुछ रोल्स है, उनके बारे में पूछ रहा है। बहुत ही आसान सा है कि भाई चुनाव लड़ना पहली चीज़, सरकार बनाना, ये काम होता है दलों का। दूसरा क्या होता है, राजनीतिक नेताओं की भर्ती करना, प्रशिक्षण देना उनको, और जो युवा है उनको बेसिकली मौका देना कि वो भी इलेक्शन लड़े और काम करे देश के लिए। सरकार और जनता के बीच संपर्क को बढ़ावा देना, स्थापित करना, राजनीतिक स्थिरता पैदा करना, सरकार पर निगरानी करना, है ना? निगरानी मतलब बेसिकली सरकार को, जो सरकार गलत काम करे तो उसका विरोध भी करे, ये भी जो है दलों का काम होता है। जैसे कि अभी आप देखते हो फिलहाल में, तो सेंटर में तो बीजेपी है, लेकिन उसके अपोज़िशन में कांग्रेस पार्टी बहुत ही मजबूत है। तो वो क्या करती है कांग्रेस पार्टी, उसकी वो मतलब सेंटर में सरकार तो उनकी नहीं है ना, लेकिन वो एक विपक्षी रूप में काम करते हैं, है ना? वो सरकार पे दबाव बनाते हैं, उनकी नीतियों को बदलने की कोशिश करते हैं कि भाई वो जनता के हित में काम करे, है ना? तो ये भी जो है पार्टियों का काम होता है। और सार्वजनिक नीति जो बना रही है उसमें इनका रोल होता है, एकीकरण को बढ़ावा देता है ये, ठीक है? ये हो गया, उसके बाद हम करते हैं 4th क्वेश्चन की बात। राजनीति के तुलनात्मक अध्ययन के महत्व और प्रासंगिकता का प्रश्न। बेसिकली एक ही बात है, महत्व ही और प्रासंगिकता, यानी कि वही एक ही चीज़ होती है। आपको घुमाने के लिए ऐसे जो है शब्दों का इस्तेमाल करता है एग्ज़ामिनर, आपको घबराना नहीं है, महत्व मतलब पूछ रहा है, ठीक है? कि भाई राजनीति की जो तुलनात्मक अध्ययन हम करते हैं उसका क्या इम्पोर्टेंस है, हम क्यों कर रहे हैं खामख़ा में, क्या ज़रूरत है उस चीज़ की? तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है वो चीज़, हमें पता चलता चाहिए ना कि भाई क्या डिफ़रेंस है पूंजीवाद में, साम्यवाद में और मिश्रित व्यवस्था में, है ना? तभी तो हम चीज़ों के बीच में डिफ़रेंस पैदा कर पाएँगे, हम समझ पाएँगे कि ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है? कौन-सी में क्या कमी है, क्या अच्छाइयाँ हैं, ये। ठीक है, यानी कि स्पष्टीकरण आपको मिलता है और पूर्वानुमान आप लगा पाते हो किसी भी मेथड के ऊपर। नीति निर्माण में जो है ये सहायता आपकी करता है। सिद्धांत का परिश्रण करने में आपकी हेल्प करता है, जैसे कि पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच में जो सिद्धांत काम करते हैं, वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, यानी कि पूंजीवाद किस सिद्धांत पे काम करता है, साम्यवाद किस सिद्धांत पे काम करता है, मैंने आपको बता दिया अभी शुरुआत में ही। व्यापक दृष्टिकोण आपको मिलता है इनका, ठीक है? आपको मतलब बहुत अच्छी जानकारी मिल जाएगी, तो आप मतलब अच्छे एक नागरिक होने का मतलब ये भी है कि आपको पॉलिटिक्स की थोड़ी नॉलेज भी हो, है ना? ताकि आपको कोई बुद्धू ना बना पाए। कोई भी राजनेता आ रहा है, आपके पैर छू रहा है और मतलब आपसे हाथ मिला रहा है, तो आप समझ रहे हो कि यार ये तो बहुत अच्छा इंसान है। वो बस पॉलिटिक्स है, उसके बाद आपको वो दिखेगा भी नहीं, ठीक है? वैश्विक चुनौती का समाधान जो है, ये भी एक रीज़न्स होता है, जैसे कि इंटरनेशनली जो
प्रॉब्लम्स आती है उसमें हम पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंटल जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें हम बात करते हैं, तो एक वैश्विक चुनौती जो है, ये वैश्विक चुनौती तो है, ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबलाइजेशन जो है वैश्विक चुनौती के रूप में सामने आता है, क्योंकि सबके लिए ही बराबर है ना। तो ये भी है, वैश्विक चुनौती समाधान होता है। और पांचवा क्वेश्चन, दबाव समूह की क्रियाविधि का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। दबाव समूह, ठीक है, प्रेशर ग्रुप, मैंने आपको बताया ना। देखो ये प्रेशर ग्रुप ना पार्टियों के अलग होते हैं, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स एक अलग काम करते हैं, लेकिन जो दल होते हैं, पार्टियां होती हैं, उनका काम अलग होता है। प्रेशर ग्रुप बेसिकली कोई भी कभी भी इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, वो सिर्फ दबाव बनाने का काम करते हैं, ठीक है, सरकार की जो नीतियां हैं उनको बदलने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। तो वही पूछ रहा है कि जो ये काम करते हैं वो क्या काम करते हैं। आपको बताना है कि भाई प्रचार प्रसार करना है, यानी कि जागरूकता पैदा पैदा करते हैं लोगों के अंदर, मीडिया न्यूज़पेपर या प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, उसके द्वारा सरकार की नीतियों को प्रभावित करते हैं, जनहित को बढ़ावा देते हैं, यानी कि जनता के लिए कुछ काम करो, इस तरीके की बात रखते हैं सरकार के सामने, लॉबिंग करते हैं, यानी कि एक लोगों को इकट्ठा करेंगे कि भाई आओ हमारे साथ और प्रदर्शन करो, ताकि सरकार पर दबाव बने, यानी कि जैसे कि अभी हुआ था, जो ये किसान आंदोलन में बैठे हुए थे, तो ये एक तरीके से दबाव समूह ही था, है ना। अब महिला सशक्तिकरण की जो है बात करेंगे कि भाई उनको बढ़ावा दिया जाए, महिलाओं को हर क्षेत्रों में। बस हो गया, इतना ही था। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ऐसी वीडियोज और चाहिए तो मुझे बताना जरूर कमेंट करके, कोशिश की जाएगी कि वीडियो आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।